ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमारी चर्चा यही तक हुई थी, है ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, निकालने के लिए ये करते हैं, सबसे पहले लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू इसको निकालते थे। तो लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम निकालने के लिए दो तरह का क्रिटिकल पॉइंट्स होता है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स उसे कहते थे जहां पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलने की पॉसिबिलिटी हो, ये नहीं को कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन जहां पर पॉसिबिलिटी हो उन सारे पॉइंट्स को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इस वैरायटी का पॉइंट दो ही तरह का पॉइंट होता है, जहां पर या तो dy/dx हो तो जीरो हो वरना ना हो, समझ गए, या तो dy/dx जीरो होता हो वरना एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस तरह के दो पॉइंट्स को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो उसमें जैसे एक एंड पॉइंट शामिल होता था, इसीलिए रीजन ऑब्वियस है जो बता दिया था, एंड पॉइंट पर यूनिट टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं हो सकता है, वहां पर dy/dx एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए वो पॉइंट भी पोटेंशियल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम गिना जाता है। और दूसरा कि कहीं पर कट फट हो, है ना, डिसकंटिन्यूअस हो, टूटा हुआ ग्राफ हो, वहां पर dy/dx एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और जिस एंड पर जैसे ओपन, जैसे जहां पर कट है और एक एंड पर ओपन है, ठीक है, और दूसरा एंड सॉलिड है, तो उस पॉइंट पर की वैल्यू उसी के साथ है। तो जिस पॉइंट पर सॉलिड है, जिस पॉइंट पर की वैल्यू उस ब्रांच के साथ में है, वहां पर dy/dx की वैल्यू कुछ ना कुछ फाइनाइट है। ठीक है, लेकिन जहां पर कट है, ओपन है, वहां पर dy/dx इनफाइनाइट। समझ गए, दो तरह का सिचुएशन। ग्राफ देख करके आप फटाफट पकड़ेंगे कि जैसे कहेगा ठीक है, मैं कह दिया कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो जस्ट लेट मी नो एट सच पॉइंट वेदर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज फाइनाइट, राइट हैंड डेरिवेटिव इज फाइनाइट और बोथ आर फाइनाइट, ऐसा पूछ सकता है। तो उस केस में जिस एंड पर ओपन होता है उस एंड का डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होता है, इनफाइनाइट होता है, उसके करीब में लिखते हैं तो उसके उस वैल्यू को इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये किसी फंक्शन का ग्राफ ये इस तरह का है, यहाँ पर ये ओपन है, ठीक है, और इस पॉइंट पर की वैल्यू इसके साथ। अब आपसे पूछेगा कि एट x इक्वल टू ए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो जो आप जानते हैं वो बता दिया, ए पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब मुझे बताओ कि ए पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट है, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट है कि दोनों डेरिवेटिव फाइनाइट है? यहाँ पर क्या कहेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी फाइनाइट। यहाँ पर ए के राइट साइड में dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो फाइनाइट वैल्यू देगा, लेकिन ए पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इनफाइनाइट। ए के जस्ट लेफ्ट साइड में ओपन है ना, ओपन है, तो ए के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको उसी ब्रांच पर झूलना होगा कॉर्नर पॉइंट पर, लेकिन ए के जब राइट साइड में जाएंगे, ये देखिए ए इसके साथ में है, ए पर की वैल्यू ये है, तब ए के जस्ट राइट साइड में आप जाएंगे, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट को तो एक सपोर्ट मिल गया ना, छोटा सा ही सही, लेकिन ये ऐसे इसको मैग्नीफाई करके मैं बताता हूँ। ए का पॉइंट ये था, ए के आगे का पोर्शन ये है, तो ए पर जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ए के जस्ट राइट साइड में यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट का स्लोप यूनिक हो, इसका मतलब दैट डेरिवेटिव विल बी फाइनाइट। यहाँ पर है टेंजेंट का स्लोप यूनिक, यहाँ पर आप घुमा नहीं सकते हैं, लेकिन जिस एंड पर ओपन है ना, ए के जस्ट लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये ओपन एंड मिलेगा। अब इस ओपन एंड पर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये सारी लाइन दावा ठोकेगी, ये सब टेंजेंट, तो ए पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बी इनफाइनाइट, है ना, क्योंकि वहां पर वो इनफैक्ट डिफाइंड ही नहीं होगा, लेकिन चूंकि डेरिवेटिव लिमिटिंग वैल्यू है इसीलिए आइदर इट विल अप्रोच प्लस इंफिनिटी या माइनस। तो चूंकि ए पर वैल्यू फाइनाइट है, तो ए पर वैल्यू फाइनाइट है और ए के जस्ट लेफ्ट साइड में वैल्यू अलग है, लेकिन वहां पर टूटा हुआ एंड, ब्रोकन एंड है, तो इस केस में यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इनफाइनाइट होगी एंड राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी फाइनाइट। समझ गए, लेकिन जब दोनों एंड ओपन हो, ऐसे दोनों, ये इधर भी ब्रेक है ना, यहाँ सॉरी यहीं पर कंटिन्यू कर दीजिए, और उस पॉइंट पर की वैल्यू डिसकंटिन्यूटी की वजह ये भी हो सकती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो सेम है, लेकिन उस पॉइंट पर की वैल्यू उसको सपोर्ट नहीं करेगी।
ठीक है, इस पॉइंट पर की वैल्यू कुछ और यहाँ पर ये। तो ऐसे केस में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों डेरिवेटिव इनफाइनाइट हो। समझ गए? पॉइंट पर वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू से अलग, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बेशक सेम भी होता हो, लेकिन उस पॉइंट पर की वैल्यू अदर देन लिमिटिंग वैल्यू है तो ही डिसकंटिन्यूअस होगा। तो उस केस में दोनों ही डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों का दोनों इनफाइनाइट। समझ गए दोनों केस? ये या तो हो सकता है कि जब डिसकंटिन्यूअस है तो वन साइडेड डेरिवेटिव भी इनफाइनाइट हो, एक साइड का फाइनाइट हो, जो कि ये ऊपर वाला केस है, ये वाला केस। तो उस पॉइंट पर की वैल्यू किसी साइड के साथ में है, जैसे इसमें राइट हैंड साइड के साथ में मैंने ले लिया उस पॉइंट पर की वैल्यू। लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि उस पॉइंट पर की वैल्यू दोनों में से किसी के साथ नहीं जाए, वो अलग रहा गला पे। तो ऐसे केस में देख करके जब आपको कहना होगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में से कौन सा इनफाइनाइट है, कौन सा फाइनाइट है, तो जब वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू से अलग है, उस पॉइंट पर की वैल्यू दोनों ही लिमिटिंग वैल्यू से अलग है, ठीक है, तो वैसे केस में दोनों ही डेरिवेटिव इनफाइनाइट है। समझ गए पूरी बात? तो ये देख करके सीधा ऑब्जर्व करेंगे और आप बताएंगे। जैसे देखिए आपको यही दे दिया, जैसे एफ एक्स आपको देता एज एक्स माइनस 1 if x is greater than or equal to 0, और कहता है x plus 1 if x is less than 0। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, 0 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1, 0 पर राइट हैंड लिमिट इज -1 और 0 पर वैल्यू -1। x इक्वल टू 0 पर देखिए x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट ये निकालना होता तो लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस मतलब लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए फंक्शन का डेफिनेशन कौन सा है? x प्लस 1। अब इसमें x के जगह पर 0 डालिए तो 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज 1। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं एट x इक्वल टू 0, तो क्या लिखते हैं? लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस मतलब x इज जस्ट मोर देन 0, और मोर देन 0 के लिए फंक्शन का डेफिनेशन कौन सा है? x माइनस 1। अब इसमें x के जगह पर 0 डालिए, वैल्यू क्या आ गई? -1, और 0 पर वैल्यू निकालनी है, इक्वलिटी जिसके साथ में वो वाला, ऊपर वाले में x के जगह पर 0 डालिए तो -1। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू या राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू और पॉइंट पर की वैल्यू दोनों सेम है ना। अब यहाँ पर डेरिवेटिव निकालिए, देखिए x इक्वल टू 0 पर ये देखे रहेंगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा, नहीं तो याद करना होगा कि सर ने क्या बोला था। नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में 2-3 तरह से रिएक्शन होते हैं। एक तो है ठीक है इनबिल्ट रिएक्शन है, ये होता है, जैसे मैं बोलूंगा तो कहूँगा होता है, लेकिन आप बोलेंगे तो आप सोचेंगे कि सर ने क्लास में क्या कहा था, कि खुला रहता है वहाँ इनफाइनाइट होता है कि सॉलिड होता है वहाँ इनफाइनाइट होता है। तो इसीलिए एक बार देख जरूर लेना चाहिए, जो भी चीज मैं बताऊँ बाय द वे कंफ्यूजन हो, एक बार अपने से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के देख लीजिए कि सही है कि गलत है, ठीक है। तब जब सही होगा तो आप वही टेंडेंसी रखेंगे, जहाँ कंफ्यूज किए तो एग्जाम्पल के थ्रू टेस्ट कर लेंगे, ये नहीं कि दिमाग रख लेंगे क्लास में क्या हुआ था, उतनी देर में तो एग्जाम्पल ही आ जाएगा सामने। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले यहाँ पर LHD, यही लिखेंगे एट x इक्वल टू 0, लिमिट h अप्रोचेस 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 माइनस h और अपॉन इन दोनों x का डिफरेंस h, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है x इक्वल टू 0 पर। अब f0 देखिए कितना है? -1 माइनस ऑफ f0 माइनस h, इसको निकालना हो तो लेस देन 0 वाले डेफिनेशन में x के ऊपर 0 डालेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा? 1 हो गया। इसमें x के जगह पर 0 डालना है या -h डाल करके फिर 0 करें, तो एक स्टेप लिख लीजिए, एक स्टेप लिख करके -h प्लस 1 लेस देन 0 के लिए हो गया, डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अब जरा देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई? लिमिट h अप्रोचेस 0 -2 प्लस h और अपॉन h। अब h को 0 अप्रोच करवाइए, कितना आ जाएगा? न्यूमरेटर विल अप्रोच -2, डिनोमिनेटर विल अप्रोच 0, 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो इसीलिए रेशियो विल अप्रोच -∞। समझ गए? तो
डेरिवेटिव जो होगा इनफाइनाइट इन मैग्नीट्यूड होगा, साइन माइनस इन्फिनिटी हो प्लस इन्फिनिटी हो व्हाटसोएवर, वो कहेगा तब देख लेना है कि माइनस इन्फिनिटी के प्लस इन्फिनिटी। जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज माइनस इन्फिनिटी, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे कुछ ना कुछ फाइनाइट आ जाएगा, क्यों? तो सॉलिड एंड। RSD इज लिमिट h अप्रोचेस 0, f 0 प्लस h माइनस f0 और अपॉन h। दिया गया है ना। 0 प्लस h के लिए डेफिनेशन है x माइनस 1, उसमें x के जगह पर h डालिए, h माइनस 1 और f0 इज माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई h। अब देखिए क्या है, -1 और -1 कैंसिल हो गया, ये हुआ लिमिट h अप्रोचेस 0 डिवाइडेड बाई h अपॉन h इज 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आ गई। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस इनफाइनाइट था। रीजन क्या था कि लेफ्ट हैंड पर ओपन, देख रहे हैं, इसको आप प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ मैं यहाँ पर प्लॉट कर देता हूं। दो लाइन ही तो है, x लेस देन 0 है तो इसके लिए y इक्वल टू x प्लस 1, ये वाली लाइन 0 पर ओपन, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो y इंटरसेप्ट इज -1 और इसी के पैरेलल में लाइन है ये वाली लाइन, y इक्वल टू x माइनस 1, ये वाली लाइन थी y इक्वल टू x प्लस 1, दिस y इज fx, यही है। अब देखिए 0 पर, 0 के लेफ्ट साइड में ओपन एंड है, इसीलिए 0 के लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव जो होगा इनफाइनाइट इन मैग्नीट्यूड, वेदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। 0 के जस्ट राइट साइड में 0 से लेकर आगे तक राइट ब्रांच पूरा कंटिन्यू हुआ है, इसलिए 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव इज, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव आपका आ गया 1, ठीक है। तो इन जनरल आपको यही दिमाग में रखना है कि जो एंड ओपन हो डिसकंटिन्यूटी के केस में, उस एंड पर डेरिवेटिव इनफाइनाइट इन मैग्नीट्यूड होगा, वेदर प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, ठीक है। और जिस एंड पर सॉलिड हो तो उस पॉइंट पर की वैल्यू भी वहीं से शुरू हुई हो, तो उस एंड पर जो डेरिवेटिव होगा राइट साइड का होता हो या लेफ्ट साइड का होता हो, वो डेरिवेटिव फाइनाइट। ठीक, चलिए अब जरा हम मैक्सिमम मिनिमम पर आए, है ना। तो जो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम में जो मैक्सिमम या मिनिमम होता था रिस्पेक्टिवली, लोकल मैक्सिमम में जो मैक्सिमम है उसको कह देते थे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू। कब? जब उससे ज्यादा वैल्यू फंक्शन की पूरे डोमेन में कहीं भी नहीं, आंख बंद करके नहीं कहना है, देख लेना है एक बार कि कहीं उससे ज्यादा वैल्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती है। डाउट कब रेज होता है? जब कोई एंड ओपन होता हो, यही दो केस था। जैसे कहीं पर हमने बीच में निकाल लिया लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, लेकिन एक एंड खुला हुआ है, हमने उसको देखा ही नहीं, हो सकता है वो एंड खुला हुआ है तो मैक्सिमम वैल्यू को भी एक्सीड कर गया हो, तो लास्ट क्लास का एग्जांपल था अपना। या मिनिमम, लोकल मिनिमम में लिस्ट हमने निकाल लिया, लेकिन हमने देखा नहीं कि कोई ब्रांच ऐसा भी है जो कि नीचे की ओर जा रहा है, उसका एंड खुला हुआ है, उसका एंड हमारे कब्जे में, हमारे डोमेन में नहीं है, तो वहां पर तो हम इन्वेस्टिगेट भी नहीं करेंगे। वरना वो एंड हमारे पास में होता तो वहां पर भी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए टेस्ट करते, तब वो भी उस दौर में शामिल होता। इसलिए कि एंड पॉइंट्स भी पोटेंशियल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम होता है। तो जब आपका कोई एंड खुला हुआ दिखे, ओपन दिखे, तो इसका मतलब उस एंड के करीब में देख लीजिए इसकी वैल्यू लगभग क्या है। तो जो मैक्सिमम में मैक्सिमम है उससे ज्यादा दिखे तो इसका मतलब चेक कर लेना है एक बार, ये हो सकता है जिसको हम ग्रेटेस्ट वैल्यू कह रहे हैं वो ग्रेटेस्ट है नहीं, है ना, उससे ज्यादा वैल्यू है डोमेन के अंदर में। ठीक, क्यों? तो एंड पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू उससे ज्यादा आ रही थी, या एंड खुला हुआ था, बीच में ही हो सकता है मैक्सिमम मैक्सिमम लेकर के फिर वहां तक गया हो, ऐसा भी हो सकता है। या मिनिमम में भी सेम कंडीशन, जब कोई एंड ओपन हो तो वहां पर जरूर एक बार वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं कि जो भी मिनिमम वैल्यू मैं कहने जा रहा हूँ उससे कम वैल्यू कहीं इसके करीब में तो नहीं है। आ जाए तो कहना है, हाथ उठा देना है, कहना है ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं है या लीस्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, नहीं हो पाए तो जो लोकल मैक्सिमम में जो मैक्सिमम था
दैट विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, या लोकल मिनिमम में जो मिनिमम है दैट विल बी लीस्ट वैल्यू। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल एक थोड़ा सा देखते हैं, कोई कुछ काम करे, है ना, चोरी कर रहे थे, एक छोटा सा जो कि स्कूल में भी पूछ लेता है, तो हमें तो उसका भी ख्याल रखना है ना। जैसे कहता है एक वायर है एल लेंथ, बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं जो कि काम भी आएगा आपको। देखिए एल लेंथ की वायर है, ठीक है, इसको दो पार्ट में कट करते हैं, ठीक है, एक पार्ट की लेंथ है एक्स, तो ऑब्वियसली दूसरे पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, एल माइनस एक्स। ठीक है, ये एक्स 0 से लेकर के एल तक कुछ भी हो सकता है, समझ गए। एल लेंथ की वायर है, इसको दो पार्ट में हमने कट किया, एक पार्ट की लेंथ है एक्स, दूसरे पार्ट की लेंथ है एल माइनस एक्स। एक पार्ट को बेंड करके स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है, जैसे एक्स लेंथ वाले का स्क्वायर हमने बना लिया, और एल माइनस एक्स लेंथ वाले को फोल्ड करके इस तरह से सर्कल हमने बना लिया, समझ गए। वायर का दो टुकड़ा हमने किया, एक टुकड़े का स्क्वायर बना लिया, दूसरे का हमने सर्कल बना लिया। तो जो दिया हुआ है बहुत काम मैं ही कर देता हूं, जैसे स्क्वायर का तो कहता है आपसे, जैसे इसका एरिया A1, इसका एरिया A2 है, तो कहता है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A1 प्लस A। ठीक है, इस तरह से उस वायर को तोड़ना है जिससे कि ये दो शेप जो बने दोनों के एरिया का सम मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, चलिए तो वायर के लिए जब जिस वायर के जिस पोर्शन का हमने स्क्वायर बनाया है उसके साइड की लेंथ को मैं ए ले लेता हूँ, इसका तो 4a मस्ट बी x। नहीं, वायर को जब बेंड किया होगा आपने तो पेरीमीटर ही तो जनरेट हुआ होगा, तो x लेंथ जो है इसका पेरीमीटर है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4a से रेडियस ऑफ सर्कल, ये जो सर्कुलर पोर्शन में हमने बेंड किया है उसका रेडियस r है। तो दूसरा डेटा आपके पास में है कि 2 पाई r इज l माइनस एक्स, सेकेंड इंफॉर्मेशन। अब एरिया निकालना तो यही तो चाहिए था, स्क्वायर का साइड और सर्कल का रेडियस। चलिए तो A1 मैं लिख देता हूं, A1 इज साइड स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बाई 16 आ गया। A2 एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर है ना, तो पाई और r यहां से ले लिए l माइनस एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन 4 पाई स्क्वायर। समझ गए। ठीक है, ये सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, तो यहां से r निकाल करके हमने इसमें रख दिया, r इज l माइनस एक्स और अपॉन 2 पाई, इसी का स्क्वायर है, 1 पाई गया तो रह गया आपका l माइनस एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया आ गया, A1 मालूम है, A2 मालूम है, हमें इन दोनों के सम की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। तो कहीं पर भी जैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहता है, तो जिसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का है उसे किसी एक वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस करें, यही तरीका है, किसी एक वेरिएबल के टर्म। जैसे ये एरिया अपना x के टर्म में एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, x कैन वेरी, अब कहां से काटते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एरिया A जिसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए दैट इज A1 प्लस A2। अब दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन 16, ये हो गया आपका A1 प्लस A2। हमें इसी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए। हाँ गलत काम, 4 पाई, हाँ 4 पाई। ठीक है, अब ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, फाइंड dA बाई dx,
ये हो गया आपका 2x/16 प्लस 2 टाइम्स l माइनस एक्स और इंटू -1 l माइनस एक्स होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, l माइनस एक्स होल स्क्वायर का l माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स l माइनस एक्स, फिर l माइनस एक्स का x के रिस्पेक्ट में -1 डिवाइडेड बाय 4 पाई आ गया। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dA by dx मस्ट बी 0। चलिए अब कैंसिल करेंगे 8 2, तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या कहेंगे, dA by dx मस्ट बी 0। इसका मतलब क्या है, x/8 है ना प्लस x माइनस l/2 पाई, दिस मस्ट बी 0 आ गया। और एक ही वैल्यू है, देखिए यूजुअल थिंकिंग क्या होती है, जैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, जो भी निकालना है, डिफरेंशिएट आपने किया, जब x की कई वैल्यू आए तब तो आप सोचेंगे कि कहीं पर मैक्सिमम कहीं पर मिनिमम आता होगा, लेकिन जो आम सोच है वो क्या है कि मैक्सिमम या मिनिमम पूछा और x की एक ही वैल्यू आ रही है जहां पर डेरिवेटिव 0 है, जो पूछा वही होता होगा, नहीं लिख करके भागे अपना आगे, ये भी होता है, ये हमारी टेंडेंसी होगी, जनरल टेंडेंसी होगी। इसलिए इसमें क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ही लीनियर आएगा, लीनियर एक्सप्रेशन एक ही x पर 0 हो सकता है, जो आ भी रहा है अपना। तो देखिए इसको जैसे लिखेंगे आप, तो x की वैल्यू आ गई, जो भी आई, अब उस पर मेरी बहसबाजी नहीं है, सॉल्व करके देख लीजिए कितना आता है, x 4 + पाई और अपॉन 8 पाई नहीं इक्वल टू l/2 पाई। तो x की वैल्यू आ गई 4l और अपॉन पाई + 4, ठीक है, 4l अपॉन पाई + 4, x की ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर चाहे मैक्सिमम होता हो मिनिमम होता हो जो भी होता हो, लेकिन मैक्सिमम है कि मिनिमम है ये कौन बताएगा, सेकंड डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलिए अभी तो आसान एक्सप्रेशन है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं, d2a/dx² निकालिए, एक बार और डिफरेंशिएट करिए, तो ये डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए 1/8 प्लस है ना, चूंकि -1 बाहर में है तो x माइनस l हो जाएगा, x माइनस l का डिफरेंशिएशन 1/2 पाई, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, dA/dx को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया गया। अब बताइए कि जब d2a/dx² पॉजिटिव हो तो क्या होता है, मैक्सिमा की मिनिमा, मिनिमा है ना, d2a/dx² पॉजिटिव हो तो मिनिमा, d2a/dx² नेगेटिव हो तो मैक्सिमा, ठीक है। तो अब आप खुल के कहेंगे कि a इज मिनिमम, एरिया इज मिनिमम एट x इक्वल टू 4l अपॉन पाई + 4, ठीक है। निकालना क्या था, मैक्सिमम, ठीक है। तो जब स्कूल में आपसे पूछेगा तो ये पूछेगा मिनिमम निकालो, समझ गए, जो आपने लिखा वही आंसर है, समझे, सवाल एक ही है, क्वेश्चन एक ही है, वही क्वेश्चन आपसे स्कूल एग्जामिनेशन में भी पूछेगा, बोर्ड में भी पूछेगा, और सेम क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछेगा, ठीक है। लेकिन स्कूल एग्जामिनेशन में 100/100, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वही 0/100 हो जाता है, देख रहे कितना अंतर होता है, क्यों होता है, तो एक ही आ रहा है तो क्यों दिमाग लगाना है, अब फटाफट जो आया। अब d2a/dx² पॉजिटिव भी होता होगा तो आंख दबा कर कह देंगे मैक्सिमम, नहीं मैक्सिमम करके निकल जाएंगे। इसलिए कि जो सोच के जाते हैं वही वहां पर आता है स्कूल एग्जामिनेशन में, जो आप लिखते हो सही होता है, लेकिन जब मैक्सिमम पूछ रहा है, एक ही x की वैल्यू आ रही है और कोई उपाय आपके पास में नहीं है, तो जो पूछ रहा होगा वही आ रहा होगा। आप ये सोच करके अपने पीछे जो भी पढ़ाई आपने की होगी सबको वहीं पर मिटा देते हैं कि नहीं d2a/dx² पॉजिटिव होता था तो मैक्सिमम ही होता हो, नहीं पॉजिटिव तो है ही, अब क्या करोगे। तो ये हमारी सोच वहां पर बदल जाती है, सीधे अपने यू टर्न लेते हैं, अपने सारे किए कराए को पर पानी फेर देते हैं, वो नहीं करना है, रिजिड रहना है, ठीक है। क्योंकि d2y/dx² जब परसों हमने देखा है कि d2y/dx² पॉजिटिव है तो मिनिमा, तो वहां पर भी मिनिमा होगा, तो वेट फॉर द मोमेंट, है ना। अब देखना है, नहीं तो नहीं होगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, वो भी तो एक जवाब है।
तब यहाँ पर जो हमें तलाश थी वो वैल्यू नहीं है ना, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ऊपर में जो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दिया होता है, इसलिए क्वेश्चन को खूब ढंग से डिकोड करते हैं। मैंने पहली लाइन में झटके में लिख दिया था, उस पर ज्यादा मैं ठहरा नहीं, जो आपके दिमाग पर कोई छाप छोड़ पाए, लिख करके निकल लिया। यहाँ पर देखिए जो एरिया फंक्शन है ये क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइंड है, 0 से लेकर और L तक डिफाइंड है। तो पोटेंशियल पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम तो दो तरह का होता है, जहां पर dy by dx हो तो 0 वरना ना हो, है ना। उसमें एंड पॉइंट्स भी आता है, यहाँ तो एंड पॉइंट्स है, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू L है, तो ठीक है। जो एरिया आया आपका एक जगह पर मिनिमम, एक x के लिए मिनिमम, ठीक है। इसका मतलब एंड पॉइंट पर जो वैल्यू होती होगी वो मैक्सिमम होती होगी। इसका शेप जो देखेंगे आप एरिया फंक्शन का, ये क्वाड्रेटिक इन x, क्वाड्रेटिक इन x है। देखिए तो एरिया क्वाड्रेटिक फंक्शन इन x है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, स्क्वायर करके देख लीजिए। इसका मतलब अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। जब इसको ड्रॉ करेंगे ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, तो स्वाभाविक है एक जगह पर उसकी मिनिमम वैल्यू तो होती ही है, वर्टेक्स पर उसकी मिनिमम वैल्यू होती है, वही तो बता रहा है। इसका मतलब दोनों एंड पर उसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होती होगी। उन दोनों लोकल मैक्सिमम में जो मैक्सिमम है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सीधी बात। तो अब आपको क्या करना है, अब सीधा बस इसको देख करके इंटरप्रेट करना है कि जो एरिया आपका था, ये एरिया फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन, एरिया इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन x विथ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बीइंग पॉजिटिव, है ना। x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1/16 प्लस 1/4 पाई, l माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो वहां से भी आएगा, तो 1/16 प्लस 1/4 पाई, ये पॉजिटिव है, तो इसीलिए अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। और अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला जब ड्रॉ करेंगे आप, तो ये कर्व इसी तरह का कुछ होगा। ये इस तरह का कुछ होता होगा, ये दोनों एंड अपने पास में है, 0 से लेकर और L तक ये डिफाइंड है। यही जो आया आपका पॉइंट ऑफ मिनिमम, यही आपका 4L और अपॉन पाई प्लस 4, जहां पर इस एरिया की मिनिमम वैल्यू, समझ गया। एरिया जब फंक्शन ऑफ x प्लॉट करेंगे तो इसी तरह का ग्राफ होगा इसका, क्योंकि एरिया इज क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, ठीक है। और x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसीलिए अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ये जिसकी मिनिमम वैल्यू ये 4L अपॉन पाई प्लस 4 पर है। तब क्या करेंगे, 0 पर वैल्यू निकालेंगे, L पर वैल्यू निकालेंगे, दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। तो देखिए एरिया की वैल्यू 0 पर निकालें, एट x इक्वल टू 0 और एट x इक्वल टू L, ये दो जगह पर निकालना है। इन दोनों जगह कैसी वैल्यू है, लोकल मैक्सिमम, है ना, क्योंकि दोनों एंड पर की वैल्यू से कम वैल्यू है कर्व की तरफ देखेंगे तो कम वैल्यू, ठीक है। जैसे 0 पर की वैल्यू ये है, 0 पर की वैल्यू ये है, x इक्वल टू 0 डालिए, L स्क्वायर अपॉन 4 पाई, नहीं, और x इक्वल टू L रखिए, तो L स्क्वायर अपॉन 16, L स्क्वायर अपॉन 16, x के पर L एरिया फंक्शन में डाल दीजिए, ये हो गया, समझ गए। अब देखिए दोनों एंड पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि लेफ्ट एंड के जस्ट राइट साइड में देखिए वैल्यू कम है, इसका मतलब लेफ्ट एंड पर लोकल मैक्सिमम, राइट एंड के जस्ट लेफ्ट साइड में डिप करता हुआ ग्राफ है नीचे की ओर, इसका मतलब राइट एंड पर भी लोकल मैक्सिमम। इन दोनों लोकल मैक्सिमम में जो मैक्सिमम है उसी को कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम या सिंपली मैक्सिमम। नहीं, पहले ही दिन बताया था, जब मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो लोकल लगा करके नहीं देखते हैं, है ना। मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम एक ही होता है, मैक्सिमम सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो इसीलिए देखते हैं आईआईटी के टॉपर्स को टॉपर्स ही कहता है, टॉपर्स नहीं कहता है, बेस्ट स्टूडेंट नहीं कहता है, इसलिए कि जो सेकंड रैंकर है बस एक क्वेश्चन दूर है उससे, टॉपल कर देगा सीधा। इसीलिए एक ने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, उसमें 3 आंसर सही था, 2 सही मार्क किया, एक गलत मार्क कर दिया, उसको -1 मिल गया, और दूसरे को आता ही नहीं था वो क्वेश्चन, वो छोड़ दिया, उसको 0 मार्क्स मिला। 0 मार्क्स वाला टॉप कर गया, जो अटेम्प्ट किया -1 पाया सेकंड कर गया, इतना ही तो अंतर है। तो आता किसको ज्यादा है,
सेकेंड रैंकर को, फर्स्ट रैंकर को, सेकेंड रैंकर को आता है, देख रहे इतना अंतर होता है। इसीलिए उसमें टॉपेस्ट नहीं कहा था, सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज किया जाता है, कहता है टॉपर है, ठीक है। तो इसीलिए मैक्सिमम पूछे, मिनिमम पूछे, तो ये सब सुपरलेटिव डिग्री है, ये कहीं नहीं होता है, वैल्यू एक ही होगी चाहे कई जगह आती है ना। जैसे सबको मान ली 300 मार्क्स आ गया, सबका 100% है, अब उसमें नहीं कहेगा कि ये कम आसान पेपर में लाया है, टफ पेपर में लाया, जो भी लाया 100% लाया, सब 100% है। तो देखिए आप, लेकिन वैल्यू वही है ना, वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू एक ही है, मैक्सिमम वैल्यू एक ही है। अब इन दोनों में देखिए 0 पर L²/4π है, at x equal to 0 area is L²/4π, at x equal to L L²/16, ये दोनों लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये भी लोकल मैक्सिमम है और ये भी आपका लोकल मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, L²/4π है ना, L²/4π, 4π का मतलब 4 × 3.14 और 16 का मतलब 4 × 4, ठीक है। तो छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, तो इसीलिए 0 पर जो वैल्यू है वो इन दोनों में सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए मैक्सिमम एरिया इज L²/4π है ना, कहां पर, दैट x equal to 0। अब देखिए, अब इसका क्या मायने मतलब है कि इसका मतलब पूरे वायर को आप सर्कुलर शेप में बेंड करें तो मैक्सिमम एरिया कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। वायर वही है, मटेरियल कंज्यूम्ड उतना ही है, ठीक है। लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा एरिया घेरना हो तो सर्कुलर एरिया बनाइए, तो मैक्सिमम एरिया कवर करेगा। सेम मटेरियल लगा करके ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करना हो तो दैट एरिया मस्ट बी सर्कुलर इन शेप। ये हमें ये बताता है, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई टेक्निकल एस्पेक्ट होता होगा, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल यूज होगा, तभी आपसे पूछा जाएगा या पढ़ाया जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन यूजुअली इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, खास करके IIT में पूछता है, जिसका कि कहीं आगे जाकर के महत्व होता हो। वरना पूछने के लिए तो बहुत कुछ है, मैथमेटिकल इंडक्शन पूछ लेता, नहीं पूछता है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं है। 2 रख करके वैल्यू निकालो, 4 रख करके निकालो, उसे नहीं पूछता है, समझ गया। सेट थ्योरी इन सब का कम यूज होता है, इसलिए हटा दिया है। सब कहता है कि वो सब माइनर चीज है, उस सब पर ज्यादा फोकस मत। अब इसका देखिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है जो हमने सीखा अभी, कि सेम मटेरियल का यूज करके जब आपको मैक्सिमम एरिया कवर करना हो तो दैट एरिया कवर्ड शुड बी सर्कुलर इन शेप, ठीक है। जिसका कि सबसे बर्निंग एग्जांपल है, देखते होंगे कि जैसे बारिश के टाइम में, अभी इस समय बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जब होती है तो जहां तहां देखते होंगे पानी लगा हुआ रहता है ना, यहाँ से लेके रेलवे रोड से लेके सेंटर पॉइंट तक, यहाँ तक पूरा बाढ़ आई हुई रहती है। जहां तहां सुनते होंगे कि बच्चा नाली में गिर गया है, कई बार प्रिंस को बचाना है, लेकर के पहुंच गया माइक, होता है। पूरे जो मीडिया वाला है उसका एजेंडा ही होता है प्रिंस को बचा लेना है आज, जैसे वो माइक दिखा करके ही बचा लेगा। इसके पीछे वजह क्या होती है, जैसे ओल्ड सिटीज में देखते होंगे कि नाली को कवर करने के लिए जो होल होता है, जो सफाई कर्मचारी आते हैं, सफाई कर्मचारी उसको हटा करके जो साफ करता है जिस होल के थ्रू, उस होल को कहते हैं मैन होल, उसको मैन होल कहते हैं, ठीक है। तो ओल्ड सिटीज में क्या होता था, मैन होल इस तरह का होता, अभी भी देखते होंगे, अभी भी कई जगह पर मिल जाएगा आपको। जो पुराना कंस्ट्रक्शन है ना, ये ऐसे करके है, ये होल है, ये सब कंक्रीट पैड है और इसके ऊपर में कवर लगा हुआ है ना, इसके ऊपर में ढक्कन होता है, स्क्वायर शेप का ढक्कन होता है, ठीक है। इसको जो सफाई करने वाला वो आया, सफाई इसको हटा करके साफ किया और फिर ढक करके चला जाता है, समझ गए। ये होल है आपका, ये जो है आपका, इसी को मैन होल कहते हैं, ये मैन होल कहते हैं। इसलिए कहते हैं जो मैन, उसमें आदमी उसमें जाता है और साफ करके आता है, इसलिए उसका नाम पड़ा हुआ है मैन होल, ठीक है। तो इसका जो ड्रॉबैक है, इसका ड्रॉबैक क्या है
दो तीन ड्रॉबैक। एक तो कंस्ट्रक्शन के समय ही जो कंस्ट्रक्शन करवाता है वो जानता है कि कितनी मेहनत होती है इसमें। जैसे जो लेबर काम करने वाली है वो मैथमेटिकली इलिटरेट है ना, उसे आप नहीं कह सकते मैथमेटिक्स क्यों नहीं पढ़ के आया, उसको स्क्वायर के साइड और डायगोनल में रिलेशन नहीं मालूम होता है, बिल्कुल नहीं मालूम होता है ना। लेकिन आप भी अब देख लीजिए, जो कुछ चीज को हम बड़ी कैजुअली पढ़ते हैं तो उसके बारे में, उसके मैग्नीट्यूड को नहीं समझ पाते, उसका इफेक्ट क्या हो। जैसे इसका साइड लेंथ ए है तो लेंथ ऑफ डायगोनल कितना होगा, √2 है। √2 आपने झटके में क्या दिया, लेकिन प्रैक्टिकली देखेंगे तो 1.414a है ना, इस पर हम नजर नहीं डालते, मतलब 1.5 गुना कम नहीं होता। जैसे मान ली 20 मीटर साइड का आपने लिया तो उसका होगा 30 मीटर डायगोनल, ठीक है। तो आपने 20x20 का एक स्लैब बनाया, लेबर को पकड़ा दिया, लेबर इसको देखेगा तो कहेगा कि सब तरफ से तो बराबर ही लगता है, चौकोर है भाई, है ना। वो लाया और ठेलते ठेलते क्या किया, ये यहाँ पर लाया, क्यों, इंजीनियर के पास एक स्लैब तो खराब हो गया, अब डांटेगा उसको, उनको इतना भी नहीं मालूम है कि डायगोनल जो है 1.5 गुना होता है लगभग साइड का, कैसे ले जाता नहीं। तो जवाब भी उसके पास में होगा, पढ़ लेता तो मैं आपके जगह होता, आप मेरे जगह होते, नहीं इतना ही तो अंदर होता, तो क्या भी नहीं सकता, मुंह भी नहीं खोलेगा, समझ गए। तो माल की क्षति हो गई, होती रहती थी, कई स्लैब जो उसमें उसकी वेट चढ़ जाता था, उसके कारण भी नालियां जाम हो जाती थी। कुछ तो हम लोगों की गलती के कारण, जहां रैपर मिला वहीं फेंक दिया, वो सब है। और कुछ वजह ये भी होती, बहुत सारा मटेरियल जो गिर जाता था उसको वहीं दबा देता था, अब नहीं तो कहेगा तो निकालना भी पड़ेगा, है ना, तो निकालेगा कौन, उसकी अलग मेहनत उसके लिए, तो वो जाम की वजह ये भी बनती, पहली बात ए। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात क्या है कि जो कि ये स्लैब जो है वेदर से एक्सपोज्ड है, बारिश के टाइम में, अब ये सब जो है कंक्रीट स्लैब होता है, इसमें वो सरिया दिया होता है, रॉड दिया होता है, कंक्रीट होता है, जो कि वेदर के कारण इसमें कोरोजन हो सकता है, कभी भी कोरोजन हुआ और सिर्फ इतना पार्ट डैमेज हो जाए, है ना, जैसे इतना इसका हट गया, ये डैमेज हो गया, ठीक है, पूरा नहीं, बस इतना, जितना हट पाया उतना ही, है ना, इतना डैमेज हो गया, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में नहीं है, इतना हट गया। अब आप सोचिए, अब इसके ऊपर में स्लैब रखा हुआ है, ये इतना रखा हुआ है, ठीक है, बारिश का टाइम है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, बच्चा यहाँ पर स्लैब रखा है और उस एक्टिविटी के यहाँ पर स्लैब रखे बच्चा नाली में गिर गया, है ना। अब क्या है, अब इसी सब को देख करके तो इसमें जान और माल दोनों की क्षति है। नहीं, माल तो पहले ही लॉट में बनते समय नुकसान हुआ और जान की क्षति होती थी बारिश के टाइम में, तो इन दोनों को देखते हुए इंजीनियर ने बस इसी का यूज किया। ये चीज देखा क्या कि इतनी पढ़ाई तो करते ही हैं, तो क्यों नहीं इसी का यूज कर लें। अब जो देखते होंगे मैनहोल जितना भी बना हुआ है वो सब सर्कुलर शेप का है, हर जगह देखिए, नया कंस्ट्रक्शन जितना भी हुआ है उसमें सर्कुलर शेप का ही ये बनता है मैनहोल।